इसमें एक बात और हमें याद रखनी है कि हमें भारतीय संस्कृति में उतरना चाहिए। विदेशीय संस्कृति में हम लोग जो जाने लग जाए तो विदेश की जो खराबियां हैं वो बहुत आसानी से हमारे अंदर आ जाए। भारतीय संस्कृति का जो शुद्ध स्वरूप है वो आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत पोषक है। अगर हम भारतीय संस्कृति में नहीं आएंगे तो कभी भी इस देश का हाल ठीक नहीं होगा। ये तो ऐसा ही है, मैं हमेशा कहती हूँ इधर आम का पेड़ जा करके अपने देश में लगाइए तो उसमें आम भी नहीं आएंगे और सेब भी नहीं आएंगे। इसलिए जो आदमी भारतीय है उसे भारतीय ही संस्कृति में आना चाहिए। और जो प्रदेश में जितने भी सहयोगी हैं, आश्चर्य की बात है, वो हमेशा कहते हैं कि वहाँ हमें भारतीय संस्कृति में आप, क्योंकि ये बहुत सौम्य संस्कृति है। इसमें बच्चे देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो अत्यंत सौम्य है, सहनशील है और इतना ही नहीं धार्मिक है। तो जो शुद्ध स्वरूप भारतीय संस्कृति का है उसको हमें बनाना है और उस पर विचार करना है और हमारे घर में भी वो संस्कृति आनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति वो है जिसमें कि मुसलमान लोगों ने जो हमारे पर कुछ चीज आदि जैसे पर्दा करना वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल, ये तो हमारे साउथ में जो महाराष्ट्र है वहाँ कोई औरतें पर्दा वर्दा कुछ नहीं करती, वो सब भारतीय संस्कृति से रहती है। गुजरात में भी जो कुछ पर्दा वर्दा नहीं करते। ये पर्दा वगैरह की जो सिस्टम है वो सिर्फ इधर उत्तर हिंदुस्तान में चल पड़ी। इतना ही नहीं, औरतों को दबाना, औरतों के साथ दुष्ट व्यवहार करना वगैरह, ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति में नहीं। भारतीय संस्कृति में तो बहुत बहुत विद्वान औरतें हो गई, आप जानती हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के साथ वाद विवाद सब किया और बड़ी बड़ी पंडिताई उन्होंने हासिल करी और अपने देश में इस चीज के लिए कभी सोचा भी नहीं कि औरत नीची है या औरत को दबाना चाहिए या उसकी उसमें कोई कमी। सबका अपना अपना स्थान माना है, पुरुष का पुरुष का। तो जब वो लोग अपनी संस्कृति ले रहे हैं, जब उन देशों के लोग अपनी संस्कृति ले रहे हैं, तो क्या हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम भी अपनी संस्कृति को जाने और समझें और उस तरह से। बहुत सी बातों में हम सोचते हैं कि आसान है कि हम उनका अनुकरण करें, लेकिन अब वो लोग समझ जाए कि उन्होंने जो जो गलतियां करी हैं वो इसलिए की क्योंकि उनके पास कोई भी किसी भी तरह का अंकुश है, कोई अंकुश नहीं था। जैसे एक पतंग कट जाए इस तरह से वो लोग जो उनके मन में आता हो करते हैं और अति पे चले जाते हैं, एक्सट्रीम। जब वहां जाते हैं तब उनको पता होता है कि गलती हो गई और उससे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, सारी उनकी जो समाज है नष्ट भ्रष्ट हो गया। हमारा अंकुश जो है वो हमारे संस्कृति की नैतिकता है, जिसे हमें समझ लेना है। और वो जब तक हमारे अंदर पूरी तरह से उतरेगी नहीं, तब तक हम लोग असली सहयोग भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत सहयोग के लिए पोषक है। इसलिए मैं नहीं कह रही कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो तुम्हें हिंदुस्तान में, जो बाहर की चीजें अच्छी हैं वो सीखनी चाहिए और वो भी भारतीय संस्कृति को अगर आप पूरी तरह से अपना लें तो अपने आप ही आ जाएगा। वो तो थोड़ी सी उनके पास चीजें हैं जिनके प्रति हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कायदे कानून बनाए हैं बाहर, या इस तरह से उन्होंने अपनी प्रगति की है और उसमें भी एक तरह का कोई नियम और कोई डिसिप्लिन रखा है, तो हमारे अंदर नहीं, वो भी अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी चीज है कि वो सब चीज में असर करती है, सब चीज को वो ठीक करती है। जीवन के जितने प्रांगण हैं, जितने भी आयाम हैं, सब में वो एक दैविक प्रकृति को प्रस्थापित करती है। वो दैविक प्रकृति को प्रस्थापित करने के बाद और किसी भी संस्कृति में नहीं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि हमारी हम लोग भारतीय संस्कृति में उतर हैं। मैं गांधी जी के पास 7 साल की उम्र से थी और मैं उन्हें देखती थी तो मैंने देखा कि उन्होंने धर्म पर बहुत बात की थी, लेकिन
गांधी जी बहुत कड़क स्वभाव के आदमी थे, बहुत ज्यादा कड़क थे। वैसा सहयोग में नहीं, सहयोग में जैसा चाहे रहो, जैसे आराम से, जैसे बन पड़े जितना आगे चलो, कोई इसमें आपको जबरदस्ती नहीं। उनका तो ये स्वभाव था गांधी जी का कि सवेरे 4 बजे उठना, चाहे कुछ हो जाए। अब सहयोगी करते हैं, और देश के सहयोगी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों से बहुत ज्यादा। एक तो अपने यहाँ कोई आश्रम में नहीं रहना चाहता। अब वो लोग कहते हैं आप ही आश्रम में रहो, तो कोई रहने नहीं चाहता। इतना आश्रम बनाए तो लोगों को आश्रम में रहना नहीं अच्छा लगता है, तो घर से चिपक के रहते हैं। पर गांधी जी का आश्रम में नियम ये थे 4 बजे उठने का, और सवेरे उनके साथ आप नहा धो करके और प्रार्थना में जाना। तो वहाँ सब सांप वगैरह सब घुमा करते थे, कभी प्रार्थना में भी देखते थे कि सामने सांप डोल रहे हैं आपके, लेकिन आप चुपचाप बैठ करके वहाँ ध्यान करिए। उसके बाद उसकी जब प्रार्थना हो जाती थी, उसके बाद वो बहुत जल्दी चलते थे, उनके साथ सबको दौड़ना पड़ता था। और इतने उनके कायदे कानून थे कि खाने के लिए सिर्फ उबला हुआ खाना, और अगर आप चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल आप खा ले सकते, और ना उसमें कोई मिर्च, ना कोई चीज नहीं, और बिल्कुल आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा। वो चाहे चीज कोई भी हो, चाहे जवाहरलाल हो, चाहे अबुल कलाम आजाद हो, चाहे कोई हो, सबके लिए नियम था कि खाना यही सबको मिलेगा, और सब इसी तरह का वहाँ खाना भी खाते थे। बहुत ज्यादा उनका डिसिप्लिन था, और खुद अपने मामले में भी अपना जीवन भी उनका इसी तरह का था, जिसमें वो बिल्कुल ही कहना चाहिए बड़े भारी बाबा जी के सन्यासी थे, और बहुत कड़क उनका स्वभाव था, और इतने जबरदस्त थे कि कोई अगर कोई जरा सी गलती कर दे तो उसको सबके सामने खोल करके इस तरह से कह देते थे कि दूसरा आदमी जो है वो बिल्कुल लज्जित हो गया। उस वक्त ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन न जाने उस वक्त ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत त्याग किया, देश के लिए बहुत त्याग किया। हमारे पिताजी माताजी ने देखा ऐसे लोग तो अब सोच भी नहीं सकते ना, उन्होंने त्याग किया, सब चीज त्याग। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 8-9 साल की थी, तो इतनी बड़ी चाबी लेकर के घूमती थी, सब भाई बहनों को संभालती थी, घरों से निकाल दिया, मोटरे बेच डाली, और हम लोग तो झोपड़ियों में रहते। इतना त्याग, इतनी श्रद्धा देश को आजाद करने की। और देखो आज देश आजाद हुआ है, क्या आज आजाद होकर के देश का क्या हाल है। इसी प्रकार एक तरह के बड़े वीर लोग थे, बहुत वीर लोग, और ऐसी भावना अगर हमारे अंदर जाग है तो हम अपने देश की काया पालन पूरी तरह से कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। लेकिन वो त्याग भी होनी चाहिए, और उस त्याग में बड़ा गर्व होना। वो त्याग करने में कोई रोता नहीं है। बहुत से मैं देखती हूँ कि सरकारी नौकर होते भी है तो कहेंगे भाई मैं बड़ा ईमानदार हूँ इसलिए मेरे पास कुछ। अरे भाई तुम ईमानदार हो तो उस पर रोने कौन सी बात है, खुशी की बात है। तुम तो ईमानदार हो कम से कम। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरे पास मोटर होती, ये होती, वो होती, तो बात करो भाई, कोई धंधे करो, काय के लिए आप ईमानदार कर। पर पहले इसका बड़ा दर्द, और लोग बहुत सोचते थे ये बच्चे किसके, इनके बाप ऐसे, इनकी माँ ऐसे। इस कदर शानदार लोग थे और इतने त्याग वाले थे। इतना ही नहीं, हम लोगों को तक यही था कि तुम देश के लिए पूर्णतः अपने को समर्पित करो, तुम प्राण में, तब हम खुश होंगे। इस तरह के माँ बाप हम लोगों ने पाए थे, और इस तरह के आज भी हमें लोग चाहिए, तभी देश की राजकीय स्थिति ठीक हो सकती है। जो में आपके कोई प्राण वाण जाने की बात, कोई कुछ भी करे, आप लोगों का जीवन बना और हर तरह से आपको सुख है। सहयोग में तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये एक तरह का चॉकलेट जिसको आप खाते हैं, इसके अंदर एक गहन चीज वो है जहाँ आपको तप भी करना होगा, और जब तक ये तपस्या नहीं होती तब तक आप पूरी तरह से सहयोग को प्राप्त नहीं करना। ये तपस्या वैसी नहीं है जैसे कि हिमालय पे जाओ और कपड़े उतार के ठंड में ठिठुरते रहो, उस तरह की। पर ये तपस्या ये कि काया वाच मन से पूरी तरह से आपको समर्पित होना चाहिए एक बड़े देश के, बड़ी चीज के, तब फिर अपने आप बहुत सी चीजें घटित हो जाएंगी।
आज तक मैंने आपके कोई चीज का बंधन नहीं था, किसी चीज की मनाई नहीं, सब प्यार प्यार की बातें होती रही, प्यार ही देती नहीं और सब प्यार बढ़ता रहा, सब आपस में मजा मजा होते रहा। लेकिन आज जब आपने जन्मदिन की बात की है तो एक नया आयाम हमारे जिंदगी में आ जाए, नए इरादे हो जाए और जिन इरादों पे हम बाद में गर्व करें, ऐसे इरादे हमारे अंदर हो सकते हैं। और आप लोग सहयोगी हैं, आपका हर इरादा पूरा हो जाता है। मेरा तो मुझे इरादे नहीं है और मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग इच्छा अगर करें तो सब चीज ठीक हो सकती है। और इसके आज हमारे देश की स्थिति के लिए आपको मन से प्रार्थना भी करनी चाहिए और आज पूजा भी करनी चाहिए इसी चीज को सोच के कि हमें अपनी देश की स्थिति ठीक करनी है और हमारे अंदर वो शक्तियां है जहाँ हम अपनी छोटी सी जो जिंदगी है उसको विशाल करके कम से कम देश की ओर नजर करें और इसकी जो हालात है उसको समझें और उसमें कार्यान्वित। आज का दिन आप सबको शुभ हो और आशा है कि मेरे जीते जी मैं वो भी दिन देख सकूं जब हमारा देश इन सब बंधनों से आजाद हो जाए पूरी तरह से और सहज का झंडा सब जगह फैल जाए। आप सबको अनंत आशीर्वाद।